स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। आज मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस आखिरी बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं जिनका आपकी जेब से सीधा असर हो सकता है। किसानों को बड़ा तोहफा मिल सकता है, मध्यम वर्ग के चेहरे खिल सकते हैं और नोटबंदी से परेशान छोटे व्यापारियों की छीनी मुस्कान फिर लौट सकती है। मोदी सरकार का आखिरी बजट। क्या आयकर में मिलेगी छूट? क्या आपकी ईएमआई होगी कम? किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का तोहफा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का होगा ऐलान। मध्यम वर्ग के लिए क्या होगा खास? महिलाओं के लिए बजट में क्या होगा? आपके हर सवाल का जवाब सिर्फ न्यूज 18 पर। मोदी सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में परंपरा के मुताबिक ये अंतरिम बजट होगा, लेकिन अरुण जेटली ये संकेत दे चुके हैं कि बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। इनकम टैक्स में छूट। बजट में सबसे बड़ा ऐलान इनकम टैक्स स्लैब को लेकर होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आयकर सीमा की छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। फिलहाल 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% इनकम टैक्स देना होता है। इसके साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स छूट लिमिट में 50,000 से 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर होम लोन पर भी टैक्स में राहत मिल सकती है। किसानों के कर्ज माफ। पूरे देश में किसानों की नजर मोदी सरकार के आखिरी बजट पर टिकी हुई है। विशेषज्ञों की माने तो बजट में किसानों की कर्ज माफी को लेकर मोदी सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है, जिसका बड़ा असर अगले लोकसभा चुनाव पर हो सकता है। वहीं खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों को लेकर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम होगी लागू। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक स्कीम इस बजट में तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। यूबीआई का मतलब है गरीबों को हर महीने तय आमदनी देने वाली योजना। इस स्कीम से हर साल करीब 1.5 लाख करोड़ की सालाना जरूरत पड़ेगी, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। लेकिन चुनाव के लिहाज से ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। हेल्थ केयर पर फोकस। बजट में हेल्थ केयर सेक्योर के लिए बड़ी घोषणा हो सकती है। मोदी केयर यानी आयुष्मान भारत योजना के लिए ज्यादा एलोकेशन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उच्च शिक्षा। साल 2018-19 के बजट में उच्च शिक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बजट में उच्च शिक्षा के लिए राशि बढ़ाई जा सकती है। क्या होगा महंगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी CEAMA ने केंद्र सरकार से टीवी, एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग की है। अगर सरकार इन मांगों को मानती है तो इनके दाम बढ़ सकते हैं। सस्ता कर्ज। नोटबंदी से छोटे कारोबारी और व्यापारी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी सरकार छोटे व्यापारियों के लिए सस्ते कर्ज का ऐलान कर सकती है। घर लेना होगा आसान। अंतरिम बजट में मोदी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 50% बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एफोर्डेबल हाउसिंग फंड को 10,000 करोड़ से बढ़ाकर 15,000 करोड़ किया जा सकता है, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज में छूट मिल सकती है। महिलाओं को क्या मिलेगा? अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मैटरनिटी लीव के दौरान मिलने वाली सैलरी को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती है। किसान क्रेडिट कार्ड में महिलाओं को तरजीह देने का ऐलान हो सकता है। वहीं शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
यानी कुल मिलाकर मोदी सरकार का अंतिम बजट कई बड़े तोहफे दे सकता है। लेकिन मुश्किल ये है कि अंतरिम बजट होने के कारण एक तरफ सरकार कोई बड़े नीतिगत फैसले नहीं कर सकती, तो दूसरी तरफ जनता को लुभाने की बड़ी चुनौती भी सामने है। अब देखना ये है कि इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाने में सरकार कितनी सफल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं इस अंतरिम बजट से उत्तराखंड के व्यवसायियों को क्या उम्मीदें हैं, ये सुनते हैं। देखिए, जो अंतिम बजट आ रहा है, अगर होटल इंडस्ट्री को देखें तो हम काफ़ी एक्सपेक्टेशन सरकार से हैं कि अच्छा बजट होगा व्यवसाय के लिए, हम होटलियर्स के लिए। एक तो इनकम टैक्स पे काफ़ी सुविधा मिलने वाली है हमको, ऐसा हमारा विचार है। और दूसरा हम चाहते हैं कि भाई जो जीएसटी है, जीएसटी में होटल इंडस्ट्री को इन्होंने अभी समाधान स्कीम में नहीं लिया क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर है, और हम सोचते हैं कि भाई होटल इंडस्ट्री को भी समाधान स्कीम में लेना चाहिए। पिछले 5 सालों में मोदी जी ने जो है जीएसटी से व्यापारियों को घायल कर दिया है, नोटबंदी से घायल कर दिया है, और इस बजट में भी मुझे कोई आशा इस सरकार से नजर नहीं आती, क्योंकि इन्होंने जीएसटी में जैसे कि 1.5 करोड़ रुपए तक समाधान में तो लिया है, लेकिन जब हम बिलिंग करेंगे और जिनको बैड रिटर्न जीएसटी रिटर्न लेना होगा, तो 1.5 करोड़ में जो व्यापारी अपने आप को समाधान में लेगा उसको जीएसटी रिटर्न नहीं मिल पाएगा। नहीं, बहुत अच्छे राहत मिलने वाले, चाहे वो इनकम टैक्स के में हो, चाहे पर्यटक के क्षेत्र में हो, चाहे वो जीएसटी के क्षेत्र में हो। अभी तो जीएसटी पिछले साल से लागू हुआ है, तो निश्चित से उसमें समाधान हो रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कैसा करना है। वैसे भी मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ किया है, चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे 4 धाम के, चाहे वो रेलवे परियोजनाएं हों। अब पर्यटक तभी आएंगे जब आपकी सड़कें सही होंगी, यातायात की व्यवस्था सही होगी। तो आज पूरे उत्तराखंड में सड़कों का, ऑल वेदर रोड का जाल बिछ रहा है। निश्चित उत्तराखंडवासी उनका धन्यवाद करते हैं। ये ठेकेदारी करता हूं मैं, और ना हम 40% वाली स्कीम में आते हैं, ना हम 1% वाली स्कीम में आते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है, और 40% का हमें उसमें कोई फायदा नहीं मिलता, और 1% का तो खैर मतलब ही नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं है उससे। तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं लोगों की। बात करते हैं अपनी सहयोगी भारती सकलानी से, हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गई हैं। भारती, आखिरी बजट है मोदी सरकार का, ये अंतरिम बजट है, ऐसे में उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ गई है, लोक लुभावने वादे होंगे। उत्तराखंड वासी क्या मानकर चल रहे हैं, उन्हें क्या कुछ चाहिए इस बजट में? बिल्कुल, जिस तरीके से महंगाई की मार जो है वो आम आदमी पर जब पड़ती है तो किचन का बजट बिगड़ जाता है। तो जब हमने लोगों से बातचीत की थी मोनिका, तो लोग यही कह रहे हैं कि इस पर कंट्रोल होना चाहिए। टैक्स में रिबेट की लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं, और हर व्यक्ति की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। रोजगार के साधन उत्तराखंड में हो, पलायन यहाँ पर रोका जाए, जो मूलभूत समस्या है उत्तराखंड की, उसी को लेकर इस बजट में भी लोगों ने अपनी उम्मीदें लगाई हुई है। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा बजट होना चाहिए उत्तराखंड के लिए? बजट ऐसा हो कि जो गरीब लोग हैं, जो मध्य वर्ग है, उनके बेनिफिट हो। क्योंकि आज के डेट में देखिए आप, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, बहुत चीज़ें घर की जो छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हो चुकी हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी कि बजट ऐसा हो कि मध्य वर्ग के लिए ज़्यादा फोकस हो, मध्यम वर्ग का ख्याल रखा जाए। और कुछ यूथ भी हमारे साथ हैं, आप बताइए कैसा बजट चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं, मतलब उत्तराखंड में उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती अच्छी सी, मतलब उतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता खेलने के लिए। मतलब कोच लोग भी कितना प्रैक्टिस किया है, वो भी मतलब अपनी तरफ से मतलब पूरा करते हैं। बस यही, मतलब पूरी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है उतना। तो पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, और यहाँ पर ये लोग यही चाहते हैं कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। आप बताइए, थोड़ा आगे आइए, आप बताइए कैसा बजट चाहते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट चाहिए। जैसे बाहर देशों के पास ज़्यादा से ज़्यादा किट रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा साधन रहते हैं उनके पास, तभी वो मेडल मार पाते हैं। और हमारे पास उतना किट नहीं रह पाता है जैसे हम मेडल मार पाएँ, इस वजह से हम थोड़ा वीक हैं। तो सुना आपने मोनिका, यहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी अपनी उम्मीदें लगा रहे हैं, और कुछ गृहिणियों से भी मैंने कल बात की थी, तो वो भी यहाँ पर यही बात कह रही थी। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहते हैं कि टैक्स में उन्हें छूट मिले, जो स्लैब है वो बढ़ाया जाए। तो इस तरह की उम्मीदें हैं उत्तराखंड में भी मोनिका। बिल्कुल। अब भारतीय
जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा है इस बार के बजट से, लेकिन सबसे अहम बात ये कि एक तरफ आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाएगी, ये उम्मीद बांध कर लोग बैठे हैं कि इस बार ये बड़ी राहत होगी नौकरी पेशा लोगों के लिए, लेकिन बेरोजगारी जो दूर करने के दावे किए गए थे, वादे पूरे करने की बातें की गई थी, वो सरकार नहीं कर पाई। जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि पिछले साल के बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है, रोजगार बहुत कम लोगों को मिल पाया। ऐसे में क्या लोग मानकर चल रहे हैं कि इस बार जब बजट का पिटारा खुलता है तो उनके लिए रोजगार के सुनहरे अवसर आएंगे? बिल्कुल, लोगों को इस बात की उम्मीदें हैं यहाँ पर मोनिका। और इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए जो घोषणाएं यहाँ पर की थी, तो उसको लेकर भी लोग यहाँ पर उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि उत्तराखंड के लिए कुछ खास सौगात मिल सकती है। लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अगर हम कहें तो कई बार वो उत्तराखंड आ चुके हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है टूरिज्म के लिहाज से अगर हम बात करें उसके लिए कुछ सौगात मिल सकती है। उत्तराखंड में ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से अगर बात की जाए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से अगर बात की जाए, तो उसके लिए भी लोगों की यहाँ पर अपनी अपनी उम्मीदें हैं। शिक्षा का हब यहाँ पर कहा ही जाता है, लेकिन किस तरीके से उसे और ज़्यादा यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर लोग उम्मीद लगाए बैठे। तो इस तरह से लोग जो है रोजगार के साधन यहाँ पर कैसे जुटाए जा सकते हैं, उसमें अगर सरकार कुछ ध्यान देती है तो ये काफ़ी फ़ायदा होगा लोगों के लिए। इस तरह की बातें लोग यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया भारती इस तमाम जानकारी के लिए। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, बता रही थी कि किस तरह की उम्मीदें हैं उत्तराखंड वासियों को। सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी देश की नजरें आज बजट पर टिकी हुई हैं। जब पीयूष गोयल बजट पेश करेंगे उस दौरान जो उम्मीदें लोगों की हैं वो पूरी होती हैं या उन्हें मायूसी हाथ लगती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि अंतरिम बजट है और ऐसे में उम्मीदें काफी ज्यादा लोगों की बढ़ी हुई हैं। देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कैंप नाम की कंपनी अब 108 सेवा का संचालन करने वाली है। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा के टेंडर खोले हैं। 1,18,000 प्रति माह एम्बुलेंस संचालन का रेट रखा गया है। 1 अप्रैल से काम संभाल सकती है नई कंपनी। अभी जीबीके कंपनी सेवा का संचालन कर रही है। – 2019 के लोकसभा के चुनावी रण को जीतने के लिए भाजपा के पास त्रिशक्ति है। भाजपा को लगता है कि त्रिशक्ति उसको चुनाव जिता देगी। आखिर क्या है ये त्रिशक्ति और बीजेपी को क्यों है भरोसा इस त्रिशक्ति पर, देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में इस बार त्रिशक्ति के जरिए फतेह करने की तैयारी में है, लेकिन कई ऐसे सवाल भी हैं जो हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। बीजेपी जैसा संगठन क्यों इस त्रिशक्ति के भरोसे पूरा लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहा है? दरअसल आखिर ये बीजेपी का त्रिशक्ति प्लान क्या है, ये जानना जरूरी है। त्रिशक्ति कार्यकर्ता में बूथ पालक, बूथ अध्यक्ष और BLA 2 एजेंट आते हैं। प्रत्येक बूथ को मैनेज करना, वोटर लिस्ट बनाना, बीजेपी वोटरों को बूथ तक लाना और पार्टी के पक्ष में वोट करवाना, फर्जी वोटों पर ध्यान रखना इनका प्रमुख काम होता है। हमारे वहाँ त्रिशक्ति के रूप में है हमारे बूथ के अध्यक्ष, बूथ के पालक और BLA 2। तो ये 3 लोग जो होते हैं वहाँ के सेनापति होते हैं बूथ के। इनके पीछे पूरी टीम खड़ी होती है। अगर एक बूथ में 5 गांव पड़ रहे हैं तो 5 गांव से 20-20 लोग इनके पीछे खड़े होंगे, या इन्होंने जो टीम बनाई होगी वो उस दिन वहाँ पर बूथ पर प्रबंध करते हैं। बस्ता लगाना, लोगों को प्रेरित करना, पर्चियां बांधना, जो आपका इलेक्ट्रॉल है उसमें टिक लगा के अंदर भेजना, और जो गलत वोट डाल रहा है, फर्जी वोट डाल रहा है, उसको रोकना। जो अपने वोट हैं, अपने विचारधारा के लोग हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं तो उनको गांव से निकालना, ये इसके काम होते हैं। इस समय प्रदेश में 11,234 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर भाजपा के 3-3 कार्यकर्ता सक्रिय हैं। यानी प्रदेश में बीजेपी के पास 33,000 के करीब बूथ लेवल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इतनी बड़ी टीम अगर बूथ लेवल पर हो तो कोई भी चुनाव जीतना आसान हो जाता है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हरिद्वार, टिहरी लोकसभा के त्रिशक्ति के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आ रहे हैं। बूथ अगर मजबूत नहीं है तो चुनाव जीतना असंभव होता है।
इसलिए हम लोग इस पर बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, धन बल, छल बल, बाहुबल हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता का बल है। इसलिए कार्यकर्ता पर, विशेषकर बूथ पर रहने वाले कार्यकर्ता हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। देश भर की तरह उत्तराखंड भाजपा संगठन ने अपना बूथ मजबूत कर लिया है, क्योंकि बूथ ही एक ऐसा मैनेजमेंट है जो किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव जिता के सत्ता की कुर्सी दिला सकता है। देहरादून से किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अगली खबर की बात करते हैं। नैनीताल में फिर गोली चलने की घटना सामने आई है। इस बार आरोप तल्लीताल थाने में तैनात सिपाही पर लेक ब्रिज पर गोली चलाने का वाकया हुआ है। पुलिसकर्मी तरुण चौधरी पर आरोप है कि अपने दोस्त दिनकर थापा हर्षवर्धन के साथ लेक ब्रिज चुंगी के पास पहुंचे, जिसके बाद चुंगी कर्मी को सामने बुलाया और उसके सामने फायर झोंक दी। इस मामले पर चुंगी कर्मियों ने तल्लीताल थाने में तहरीर दी है। साथ ही तहरीर में लिखा गया है कि पुलिसकर्मी तरुण चौधरी ने धमकाया है कि अगर उसने किसी को इसकी जानकारी दी तो उसको निपटा दिया जाएगा। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट के मामले में मदकोट चौकी इंचार्ज और एक सिपाही के साथ मारपीट हुई है। 3 स्थानीय युवकों पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी को देश में कई मॉडल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि 2 मॉडल कॉलेज हरिद्वार और उधम सिंह नगर में, जबकि एक प्रोफेशनल कॉलेज पौड़ी जिले के पैठाणी में खुलेगा। सभी कॉलेजों का शिलान्यास प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। प्रधानमंत्री जी 3 तारीख को हमारे 2 मॉडल कॉलेज और एक प्रोफेशनल कॉलेज का जो है शिलान्यास करने जा रहे हैं, और 3 तारीख को पैठानी में और हरिद्वार में और उधम सिंह नगर तीनों जगह एक बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। और 26 करोड़ रुपए में पहला प्रदेश का प्रोफेशनल कॉलेज पैठानी में खुल रहा है, और 12-12 करोड़ रुपए के 2 मॉडल कॉलेज हमारे उधम सिंह नगर हरिद्वार में खुलने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में पिछले 4 सालों से नर्सिंग कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक कॉलेज में 80% ही निर्माण कार्य हो पाया है। पिछले 1 साल से पैसा नहीं होने के कारण निर्माण कार्य ठप पड़ा है। कॉलेज के छात्र 2 साल से हल्द्वानी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पहाड़ से पलायन की साजिश समझे या राजनीतिक लाभ लेने की मंशा, अल्मोड़ा नर्सिंग कॉलेज का निर्माण शुरू होते ही कक्षाएं भी प्रारंभ करा दी गई। 2018 में अल्मोड़ा में कक्षाएं हल्द्वानी से शिफ्ट हो जानी थी, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके शासन और प्रशासन की उदासीनता भी इसमें साफ नजर आ रही है और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। के रूप में नर्सिंग कॉलेज में हमारे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है हल्द्वानी जा रहा है। शीघ्र ही हम अल्मोड़ा में ही जो हमारे कक्ष बन के भवन का निर्माण हो गया है और उसका उद्घाटन करना है, तो उसके बाद शीघ्र हमारे मार्च के बाद हम यहाँ उसका काम शुरू कर दें। भवन अधूरा था तो ये उसमें हल्द्वानी संचालित थी, लेकिन अब पूर्ण भवन बन गया है, लेकिन सरकार अभी भी इसको यहाँ पर स्थानांतरित नहीं कर रही है। इससे निश्चित रूप से छात्रों में भी आक्रोश है और उम्मीद है कि सरकार इसको जल्दी यहाँ पर संचालित करने का काम करेगी। गढ़वाल मंडल में खाली पड़े एलटी शिक्षकों के पद भरे जा रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग से चुने गए 649 शिक्षकों की काउंसलिंग पर नियुक्ति दी जा रही है। उम्मीद है कि नियुक्तियों से राज्य के पर्वतीय इलाकों, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी पूरी हो जाएगी। इस वक्त बांदा से बड़ी खबर आ रही है। पटाखा दुकान में विस्फोट हुआ है। आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है और जो व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसे हैं उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया है। बांदा से ये बड़ी खबर, जहां पर पटाखा की ये दुकान जिसमें विस्फोट हुआ है, इसकी चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कानपुर घायल व्यक्ति को
रेफर किया गया है। हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि ये विस्फोट कैसे हुआ इसका पता नहीं चल पाया है। पटाखा दुकान ये बताया जा रहा है जिसमें विस्फोट हुआ है और आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।